वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे 30 अगस्त 2025 में आप सभी का स्वागत है। 30 अगस्त 2025 में आप सभी का स्वागत है। आज शनिवार है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जिस लिंक से आप जुड़े हैं, इस लिंक से प्रतिदिन रात्रि 8 बजे चौपाल लगती है। सुबह 5 बजे योगाभ्यास, 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान के तहत स्वाध्याय और कई अनेकों अनुभव भी उस दौरान हमें सुनने और जानने को मिल जाती है। जैसा कि आज की कक्षा में सुबह की 11 बजे की मीटिंग में सूर्य किरण चिकित्सा के ऊपर चर्चाएं हुई, स्वाध्याय हुआ और अनुभवों में आंख के बेहतरीन उपाय, एक अनुभव ऐसा जो स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे पहले से डला हुआ है। बहन जी को लगभग 40 साल पूर्व, मतलब 50 साल की उम्र है, 55 साल की उम्र है और 40 साल पहले उनकी बाईं आंख से रोशनी गायब हो गई थी। और पिछले 4 साल पहले मात्र 25 दिनों में नाभि में घी और नारियल का तेल मिला के लगाने से वो गई हुई रोशनी वापस आ गई। ये ऐसे अद्भुत अनुभवों को संग्रह करके आप सभी तक, आप सभी के विश्वास और ज्ञान को बढ़ाने के लिए इस कार्य को किया जा रहा है। तो चौपाल के जरिए और स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए अभियान के तहत इसी लिंक से शाम के 4 बजे एक मीटिंग और होती है। वो होती है नारी सुरक्षा की। नारी सुरक्षा दो शब्दों का ऐसा मेल जिसे जब जब समाज में इसका जिक्र किया जाए तो सुनने वाले और बोलने वाले के मन और मस्तिष्क पे एक प्रभाव पड़े कि हमें अपने जीवन में नारी शक्ति का सुरक्षा करना है और उनकी सुरक्षा हर प्रकार से हो, मान सम्मान और स्वास्थ्य से। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड सुरक्षा के लिए हम स्वास्थ्य रक्षक बन रहे हैं, उसमें तो काम हो ही रहा है। साथ ही साथ नारी सुरक्षा के नाम से प्राकृतिक, पूरी तरह से तो नहीं कह सकते, लेकिन सैनिटरी नैपकिन है जो बाजार में उपलब्ध अन्य सैनिटरी नैपकिनों की अपेक्षा काफी उत्तम क्वालिटी का है। तो उसके साथ घरेलू बचत व्यवसाय, वो उसकी मीटिंग होती है और इस घरेलू बचत व्यवसाय के तहत हमारे और आपके द्वारा किए गए खर्च को एक व्यवसायीकरण के रूप में करते हुए एक बहुत ही अनमोल सपने को साकार करना है। आने वाली पीढ़ियों के लिए रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, इस शिलालेख संग्रहालय का निर्माण करना है। और इस निर्माण कार्य के लिए धन की जरूरत है, अर्थ की जरूरत है। अर्थ दो तरीके से, ऐसे बड़े कार्यों के लिए दो तरीके से अर्थ आ सकता है, एक दान के रूप में और दूसरा मेहनत करके धन अर्जन करके। तो मेहनत करके धन अर्जन करने का भी कार्य किया जा रहा है। नारी सुरक्षा यानी हमारे और आपके द्वारा किए गए खर्च को एक बचत के रूप में, एक व्यवसायीकरण के रूप में, व्यवसाय के रूप में लाकर आने वाले समय में उसके द्वारा भी और सेवा भाव से इस कार्य को करते हुए स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की जागरूकता के कार्य को करते हुए भाई राजीव दीक्षित जी के जीवन में ही, उनके जीवन में, उनके व्याख्यानों से और उनकी जीवनी को देखते हुए ये नजर आया कि जब उन्होंने स्वदेशी चिकित्सा और देश की बचाव के लिए आजादी बचाओ आंदोलन जैसे नेक कार्यों को जमीनी स्तर पर दिन रात एक कर दिए तो उनके दानदाताओं की कमी नहीं हुई। तो सेवा कार्य करते हुए दानदाता भी मिलेंगे और अपनी तरफ से एक, जैसा कि कहा जाता है कि हम जो इस जीवन में आया है वो कोई गधा नहीं है, हम सब घोड़े हैं। तो हर घोड़ा दौड़ेगा तो कुछ ना कुछ कमाएगा, धन अर्जन करेगा। तो उस तरीके से धन अर्जन करके गांव गांव, शहर शहर आने वाली पीढ़ियों के लिए रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, इस शिलालेख संग्रहालय का निर्माण करना। इसी लिंक से जिस चौपाल में लगती है, तो रात्रि 8 बजे शनिवार को सामूहिक मंत्र चिकित्सा महेंद्र चाचा जी के सानिध्य में। तो आज शनिवार है तो आज सामूहिक मंत्र चिकित्सा भी की जाएगी। जब तक हम चौपाल में चर्चाएं करेंगे, बात करेंगे और लगभग 9 बजे के आसपास या पौने 9 बजे के आसपास सामूहिक मंत्र चिकित्सा करेंगे। जिन्हें भी अपने परिवार को सामूहिक मंत्र चिकित्सा का आनंद लेना हो, उसका लाभ लेना हो, तो अपने अपने परिजनों को बुला सकते हैं कि चौपाल पर आज सामूहिक मंत्र चिकित्सा है। उसका, क्योंकि ना हींग लगे ना फिटकिरी, रंग आए चोखा, किसी प्रकार का और हर तरह के रोग में पिछले कई महीनों से हर शनिवार को सामूहिक मंत्र चिकित्सा की जा रही है और उसका लाभ हमें चौपाल के जरिए
तत्काल रूप में ही देखने को मिलता है। जो परिवार नए आए हैं उन्हें शायद ऐसा लग रहा हो कि ऐसा नहीं होता, तो ऐसा होता है। और मंत्र चिकित्सा सीखने के उद्देश्य से हमारे ही चौपाल पे कई बार आरती दीदी ने आके एकांक्षरी मंत्रों का, शब्दों का प्रयोग बताया कि किस प्रकार हम हिंदी के, संस्कृत के शब्दों को, अंकों को और अंग्रेजी शब्दों को अपने जीवन में अद्भुत लाभ दिखाने के लिए, अद्भुत लाभ पाने के लिए, अपने परिवारों को उसका लाभ पहुंचाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो उसकी कुछ रिकॉर्डेड वीडियो स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट है आरती दीदी के नाम का। उसमें करीब अनेकों 15-20 उनके जो कक्षाएं लगी हैं वो है, आप उसे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने जीवन में, क्योंकि स्वस्थ समृद्ध परिवार का एक उद्देश्य है शून्य खर्च चिकित्सा, जीरो बजट थेरेपी, यानी ऐसी चिकित्सा पद्धतियों का प्रचार प्रसार करना जिसमें शून्य खर्च है। उनमें मंत्र चिकित्सा है, स्वमूत्र चिकित्सा है, गौमूत्र चिकित्सा है, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है, एक्यूप्रेशर है, बंधन है, सुजौक है, रंग चिकित्सा है, स्वर विज्ञान है, सूर्य किरण चिकित्सा है। ऐसी चिकित्सा पद्धतियों के प्रति जागरूकता लाना और इनमें इन पद्धतियों का उपयोग करवाकर अपने आसपास, अपने परिजनों में, अपने परिवारों में उनके अनुभवों को शेयर करना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा परिवारों का विश्वास और ज्ञान बढ़े। तो कम शब्दों में एक स्लोगन है, आपके अनुभव हमारे हौसले और औरों के विश्वास और ज्ञान को करे बुलंद। ये उद्देश्य है, एक स्लोगन है जो मेरे को प्रभावित करता है, प्रोत्साहित करता है कि आपके अनुभव हमारे हौसले को, और जो और भाई बंधु हैं जिन अनुभवों को सुनेंगे उनके हौसले बुलंद होंगे और उनका ज्ञान भी बुलंद होगा। तो इस उद्देश्य से आज की चौपाल की शुरुआत करते हैं। और चौपाल में आज हमारे गेस्ट के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में आनंद भैया के सानिध्य से सोनभद्र, यूपी के सोनभद्र जिले के एमएलए हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं। अगर भैया उपस्थित हो गए हैं तो आप उन्हें लेकर आए। अभी पत्रकार आए हुए हैं सब, जी तो इसके बाद मैं हाँ, लेता हूँ ठीक समाचार। है। जी भैया, ठीक। जब तक आगे चौपाल की अपनी दूसरी प्रक्रिया करते हैं, हमारे आज चौपाल की शोभा बढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के एमएलए विधायक जी हमारे बीच होंगे और साथ ही साथ सामूहिक मंत्र चिकित्सा का वहाँ लाभ उठाएंगे। आप में से किसी भी परिवार को स्वास्थ्य से संबंधित कोई सवाल हो, कोई अनुभव शेयर करना हो, चौपाल के माध्यम से मिले ज्ञान को, या अपने जीवन में अपने पूर्वजों के द्वारा, अपने जानकारों के द्वारा, अपने आसपास के किसी भी तरीके से आपके जीवन में कोई अनुभव है स्वास्थ्य संबंधी, तो उसे आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको हैंड रेस करना पड़ेगा, फिर आपके माइक को अनम्यूट कर दिया जाएगा। आप अपने विचार, अपनी बातें रख सकते हैं, क्योंकि आपके अनुभव औरों के विश्वास और ज्ञान को बढ़ाने वाला है। जी, अभी आज की चौपाल में अभी अनुभव के लिए किसी 109 परिवार जुड़े हैं। इनमें से किसी के पास कोई अनुभव नहीं है आज देने के लिए। अनुराधा साहू बहन उड़ीसा से, दीदी आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। भैया आज जो बछड़े के लिए जो बोला था वो पान मधुरी का काढ़ा, वो मैंने दे दिया है अभी। वो तो कुछ माँ से नहीं पी रहा था अभी। अभी थोड़ा मुंह लगा के थोड़ा मैंने उसे उठा के थोड़ा मुंह में लगाया, तो अभी थोड़ा पी लिया। और लेकिन वो खड़ा होने के लिए तो थोड़ा दुर्बल है वो, दस्त से जो पड़ा रहता है। जी दीदी। तो वही काढ़ा बार बार बना के दे दूं? हाँ जी दीदी, उसे अभी सुबह कितने बजे दिए थे? मैं कब दी थी?
2 बार दिया, लेकिन आपने बोला था कि 250 ग्राम, लेकिन मैंने इतना दे नहीं पाई। वो उसका माँ ने मुझे तो लात मार दी। मैंने वो थोड़ा गिर गया, फिर से बनाकर 2 बार दिया है, लेकिन 250 ग्राम नहीं, 100 ग्राम जैसा बनाया था, 2 बार दिया है। जी दीदी, आप इसे एक दो बार और दे दीजिएगा, ठीक है। हाँ और भैया। पैर और के, एक मिनट सुन लीजिए। सरसों के तेल में लहसुन पका के उसके जी। पैरों पे ना, हल्का गुनगुना ही उसके चारों पैरों पे थोड़ी मालिश कर दीजिए, क्योंकि अभी बच्चा ज्यादा दिनों का है नहीं। कितने दिन का बच्चा है? आज आज 13 दिन का है। हाँ, 13 दिन का बच्चा है। और ये जो आपने सौंफ का काढ़ा बनाया था, सौंफ का ही बनाया था ना? जी जी भैया। जी, तो इसे एक दो दिन तक दिन में दो तीन बार दे दीजिए, तो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। और भैया, जो बाबा का जो दमा का तो ट्रीटमेंट मैंने 1 साल पहले किया था। आपने बताया था कि जब भी बारिश का दिन हो और ठंड के दिन में हो, उसे उन्हें जो लहसुन और खजूर, उसे पीस के मुलेठी का काढ़ा देने के लिए। वो अभी बारिश के दिन में उनका वो दमा का वो थोड़ा हो गया, प्रॉब्लम हो गया, तो मैंने उन्हें वो ही दे दिया था। लेकिन वो थोड़ा साइकिल पेपर देते हैं, तो साइकिल चला ले तो हाँफने लगते हैं। अगर लाटिन में जाकर थोड़ा पानी वगैरह करके आते हैं तो हाँफने लगते थे। तो मैंने सोचा कि उन्हें थोड़ा जो कुछ जो अड़ूसा, जो बादशाह कहते हैं, वो और कंचनार की पत्ता, आम का पत्ता, पीपल का पत्ता, और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी अदरक, ये सब पीस कर दिया, लेकिन शहद नहीं, गुड़ से दिया। तो उनका वो हाफना बंद हो गया है। लेकिन वो बता रहे हैं कि रात को मुझे नींद नहीं आ रहा है, किंतु दिन दिन में नींद आता है, लेकिन सो नहीं पाते। थोड़ा जो शोर शराबे के कारण सो नहीं पाते, लेकिन रात को नींद नहीं आते हैं। उनका बहुत गर्मी लगती है। जी दीदी। वो जो पीस पीस के दिया जो पत्ता, वो हाफना बंद हो गया है। जी दीदी, अभी अगर उनको इन सब चीजों से गर्मी ज्यादा लग रही है, तो सांस की तकलीफों को दूर करने वाला और शरीर में गर्मी ना पैदा करने वाली जो औषधि है, उसका नाम है मुलेठी। जी ठीक है, तो उसके उन्हें मुलेठी का काढ़ा बना के उन्हें दिन में एक से दो बार साथ के साथ दें। और मुलेठी एक एनर्जी वाला भी है। और अभी दीदी ने बात करी लहसुन की, तो मैं मेरे हाथ में एक पुस्तक पड़ी है जिसका नाम है लहसुन बादशाह। जी आप सभी देख सकते हैं, इस पुस्तक का नाम है लहसुन बादशाह। इस पुस्तक के स्वाध्याय मैंने पूरा कर चुका हूं। और इस पुस्तक की जो खासियत, इस लहसुन बादशाह भारत के नहीं है, दूसरे देश के हैं। लेकिन उन्होंने भारत में आकर लहसुन की खासियत को जानकर उन्होंने अपने जीवन में लहसुन को इस प्रकार सेवन किया कि उनका नाम ही लहसुन बादशाह रखा गया। तो कभी इस पे चर्चा करेंगे। बहुत ही बेहतरीन है। इस पुस्तक को ऐसे हर किसी को पढ़नी चाहिए। और इसमें एक कायाकल्प है लहसुन के द्वारा, बहुत ही अच्छा। तो मैं, 2 पेज है, ज्यादा नहीं, मैं पूरा तो नहीं पढ़ रहा, 2 पेज की बात है। मैं चाहूंगा कि वो आप तक जानकारी पहुंच जाए, क्योंकि रसोई घर की बहुत ही, ऐसा शायद ही कोई घर हो जिस घर में लहसुन ना हो, जैन धर्म को छोड़कर। और कुछ अपने वैष्णव धर्म में जो लहसुन प्याज से पूरी तरह से वंचित रहते हैं उनको छोड़कर, लेकिन बाकी सभी परिवार जो है भारत में लहसुन का प्रयोग करते हैं। लहसुन से पूरी तरह से शरीर का कायाकल्प किया जा सकता है। और किस प्रकार किया जाता है और क्या हुआ है, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा करूं तो
मैं पढ़ने में थोड़ी तेजी दिखाऊंगा, आप भाव को समझने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि चौपाल का समय भी नष्ट ना हो। और एक बहुत ही अद्भुत आने वाले मौसम, ये जो मौसम अभी आने वाला है, इस लहसुन की खासियत में बताऊं कि मेरे पिताजी पुलिस से रिटायर्ड हैं एज ए सब इंस्पेक्टर, और सिपाही में भर्ती हुए थे। शरीर में इतनी ज्यादा, आपको पता है कि कितना काम करना पड़ता है पुलिस को दौड़ धूप में। पिताजी ने अपने जीवन में सर्दियों के मौसम में लहसुन का प्रयोग करके 9 महीने, 9 महीने में ऐसा काम करते हुआ परिणाम कि उनको कभी, अच्छा हमारे बीच में आ चुके हैं मुख्य अतिथि, तो मैं इसके ऊपर बाद में चर्चा करूंगा। हासिल करेंगे। जी प्रणाम सबको, सबको प्रणाम है मेरा। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी कैसे भैया हैं? वंदे मातरम। जी जी वंदे मातरम, सभी लोगों को वंदे मातरम। भैया कहाँ चले गए थे? हम चले गए थे एकदम जंगल पहाड़ में, गोविंद जी की प्रेरणा से। भैया इतना जाने के लिए नहीं बोला था कि चौपाल में आओ ही ना। भैया वीडियो बंद हो गया, आनंद भैया। और म्यूट भी हो गए, म्यूट हो गए भैया। माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी जी भैया जी, इतना किसने कहा था आपको इतना दूर जाने के लिए कि चौपाल में फिर से आओ ही ना? नहीं नहीं, ये फोन आ जा रहा है इसमें भाई, कट रहा। नहीं नहीं, ऐसा हुआ क्या कि आप सब लोगों के स्नेह से मैं जो है काफी ठीक था। थोड़ा और अपने को नहीं होता रिफ्रेश करने के लिए मैं गोविंद जी से बात किया था, चला गया कोयम्बटूर। हेलो। जी हाँ जी, हाँ जी जी। भैया, तो जी भैया। जी कोयम्बटूर गए, लेकिन वहां जो आप सब लोग विधि विधान बताए वही चीज वहां भी हुआ। बस हुआ। अंतर इतना ही हुआ, कुछ दवा आयुर्वेदिक दवा जो है, और वहां एक नियमित दिनचर्या बना दिया। 26 दिन मैं वहां रहा और मैं एकदम ठीक हूँ अभी। उस समय ये देखिए, मुझे जब मैं गया था गोविंद सर के यहाँ तो खड़े होना मुश्किल था, अब एकदम जो है। 500 रुपए का जुर्माना लगते जा रहा है। गोविंद भाई जुर्माना नहीं लग रहा बोले, है मेरे ऊपर। गोविंद भाई नहीं बोलेंगे तो जुर्माना लगेगा। सर अच्छा सर भाई, हो गया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जब गलती सुधार कर लेंगे तो जुर्माना हट जाएगा। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। सबसे थोड़ा बहुत अभी जो है मुझे भैया जी, गोविंद जी, हाँ जी, हाँ जी। हल्का बीच बीच में ना मुझे मेरे पैर में थोड़ा तलवे में हम्म। कभी कभी हल्का हल्का झंझनाहट टाइप आता है, और थोड़ा सा दिन भर चलने के बाद जी। थकान बन जाता है। कोई बात नहीं, अभी जो मैं चर्चा करने वाला हूँ, अभी 5-10 मिनट, लहसुन की। 10 मिनट चर्चा करने वाला हूँ। बाकी आज संजोग से आप ही के लिए वो निकला है। ठीक है, जी और बहुत ही और अद्भुत। भैया जी रुको, भैया जी ये झंझनाहट किस लिए होती है आपको पता है इस बात का? ये जी चौपाल में जुड़ने के लिए होती है झंझनाहट की, वहां जाके एक बार दर्शन कर लो जी और जी हमें जी जी करवा दो, इसलिए होती है भैया। जी जी याद जी जी। दिलाने के लिए चौपाल की। नहीं नहीं, सही बात, सही बात है। ये आनंद जी हम लोग को इधर उधर व्यस्त कर देते हैं ना। आनंद भैया रोज जुड़ते हैं भैया, इस बात को मैं नहीं हाँ, ये मानती। अपना लाभ ले रहे हैं, हम लोग को लाभ नहीं दे रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छा है, सब मिला के आप लोगों की विधि का प्रचार मैं कर रहा हूँ। मैं अपने साथ तो रबड़ भी लेके चल रहा हूँ। जी। जी भैया, मैं पूछने वाली थी कि भैया आजकल रबड़ लेके चलते हो कि नहीं? नहीं नहीं, मैं रबड़ लेके चल रहा हूँ बराबर, दोनों, पतला वाला और मोटा वाला, चौड़ा वाला और उसमें हाथ में बांधने वाला और पैर में, दोनों। जी। जी लेकिन भैया। और बहुत आराम है आप लोग को उससे। और रेड़ी का तेल जो लगाने के लिए दिया था हमको पैर में, हल्का तो छांव पड़ रहा था, जी। जी। तो उसका भी लाभ बहुत हुआ है। खत्म हो गया था तो आज ही मैं मंगाया हूँ। फिर से। जी। जी। आज ही मैं मंगाया हूँ। आनंद जी से पूछा कि है आपके पास, तो कहे नहीं, तो मैं वो दुकान से मंगाया हूँ रेड़ी का तेल। जी बहुत जी आराम जी। हो गया, मैंने 60% हो गया। 60 से भैया 100 पहुंचाने के लिए चौपाल में कभी कभी दर्शन देना पड़ेगा। जरूर जरूर। अच्छा, अब गलती हो गई है, आगे से नहीं होगी। ठीक है, सबको ठीक है प्रणाम। भैया जी। जी, प्रणाम प्रणाम। आनंद जी जुड़ेंगे, आनंद जी जुड़ेंगे, शेष एक मीटिंग है हमारी, हम उसमें जा रहे हैं। जी। जी। जी प्रणाम जी प्रणाम। भैया, जरूर जरूर। धन्यवाद। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। भैया 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 भैया। जी भैया।
तो चलिए चौपाल की आज शुरुआत में हम आनंद शुक्ला भैया, आपके ऊपर शिकायत है, खुद रोज जुड़ते हैं, इनको काम देते हैं भाई साहब को, ये गलत बात है आपकी। नेता ठीक है, तो शिकायत एक दूसरे की बनी रहेगी, हम उनको क्या? शिकायत करते हो हमारी शिकायत। जनता जी भैया, दरबार, जनता करिए भैया। दरबार की सेवा करने वालों के पास समय का अभाव होता है। जनता के बीच में रहने वाले, जनता के प्रति काम करने वालों की जिम्मेवारियां बढ़ी रहती है। चलिए बात करते हैं लहसुन बादशाह के एक ऐसे अध्याय की, और समझने का प्रयास कीजिए। मैं सुपर कंप्यूटर मतलब क्या होता है, बुलेट ट्रेन की तरफ बुलेट बढ़ने ट्रेन, वाला हूँ। बुलेट बुलेट ट्रेन, ट्रेन, बुलेट ट्रेन। जी भैया। ठीक है। तो क्योंकि कहाँ गया स्पॉटलाइट। 7वां अध्याय है लहसुन बादशाह का। प्रातः काल का समय था, हम लोग नहा धोकर निश्चितता से बैठे थे कि बर्लिन क्लब के मंत्री का टेलीफोन आया। मैंने जब जाकर उस आह्वान को स्वीकार किया तो पता लगा कि बर्लिन क्लब के मंत्री एक खास व्याख्यान रविवार को संध्या के 7 बजे अपने क्लब में कराना चाहते हैं। विषय होगा भारतवर्ष का योग विज्ञान। मैंने अपने मित्र से सलाह कर क्लब वालों को निमंत्रण स्वीकार कर लिया और रविवार का प्रोग्राम पक्का हो गया। आगे कुछ मिनट बीते ही थे कि काया क्लब के विषय में ज्ञान प्राप्त करने वाले जर्मन सज्जन हमारे यहाँ आ विराजे और उन्होंने बड़ी नम्रता पूर्वक लहसुन बादशाह से प्रार्थना करी कि वे काया क्लब के विषय पर व्यवहारिक ढंग से ऐसा प्रकाश डाल दें जिससे वह उस विषय की तह तक पहुंच जाए। तब नार्वे के उस महामुनि ने कहना प्रारंभ किया, प्यारे मित्र, मैं आपको यह बतला रहा था कि काया क्लब करने वाले व्यक्ति के शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं उनमें इतनी शक्ति अवश्य रहनी चाहिए कि वह लहसुन के प्रयोग को बर्दाश्त कर ले। मैंने आपको बताया कि लहसुन बड़ी शक्तिशाली दवाई है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। जब पहली बार मैंने काया क्लब का निश्चय किया उस समय मेरी आयु 70 वर्ष की थी और मैं अलकनंदा के जंगलों में विचरा करता था। वहां मेरी भेंट उत्तर काशी में रहने वाले एक सन्यासी से हो गई जो आयुर्वेद का पंडित था। हम लोग दोनों शीघ्र हिल मिल गए, मानो एक दूसरे को बरसों से पहचानते हों। एक रोज सुबह के समय हम लोग अलकनंदा के किनारे एक चौड़ी शिला पर बैठे हुए थे। मैं तो काया क्लब के विषय में अभिरुचि रखता ही था, इस कारण उसकी प्रक्रिया पूछ ही बैठा। मैंने देखा कि मेरा साथी मेरा प्रश्न सुनकर बड़ा गंभीर हो गया और वह दूर किसी वस्तु को गौर से देख रहा है। कुछ मिनटों बाद वह मेरी ओर मुंह करके बोला, क्या आप सामने उस ऊंची चट्टान को देख रहे हैं जिस पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है? 30 वर्ष पहले मैं वहीं रहता था और मैंने वहीं काया क्लब किया था। मेरी उत्सुकता बहुत बढ़ गई और मैंने जान लिया कि आज इस महत्वपूर्ण विषय पर अवश्य ही प्रकाश पड़ेगा। सो मैं मौन बैठा रहा। बाद में उस भारतीय मुनि ने बड़े गौर से मेरी ओर देखकर कहना प्रारंभ किया, भारतीय लोग पाश्चात्यों की तरह अपनी विद्याओं की डुग्गी नहीं पीटते थे। जिन्हें लिखने का अभ्यास था वो कुछ ग्रंथों की रचना कर गए, लेकिन सच बात तो यह है कि बहुत से अपनी बहुमूल्य विद्याओं को साथ लेकर मर गए। इसी से भारत माता का ज्ञान भंडार भरने के बजाय खाली होता जा रहा है। खैर, आपने जो प्रश्न किया है मुझे उसकी ओर आना चाहिए। 30 वर्ष पहले जब मेरी आयु 75 वर्ष की थी तो मुझे काया क्लब करने की धुन सवार हुई। उस समय मैं पहाड़ी पर रहता था। काया क्लब की विधि तो मैं जानता था, किंतु उन दिनों देखरेख रखने के लिए मेरे पास कोई अनुभवी सहायक नहीं था। मैं भगवान से उसके लिए प्रार्थना करने लगा। वह बसंत ऋतु था और हिमालय के जंगल अपने फूलों की खुशबू से महकने लग गए थे। यही वह ऋतु होती है जब केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा प्रारंभ होती है। एक रोज संध्या को 4 बजे मेरी कुटिया की पगडंडी पर चढ़ने वाले लोगों की ध्वनि मुझे ही सुनाई दी। मैं चैतन्य होकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद 2 यात्री खूब बने ठने कुली के सिर पर बोझा रखवाए हुए आते दिखाई दिए। निकट आकर उन्होंने बड़ी श्रद्धा से अभिवादन किया। उनमें से एक भरी जवानी का मस्ताना नवयुवक था और दूसरा कोई रिश्तेदार होगा। उन्होंने मुझसे रात काटने के लिए जगह मांगी।
मैंने उन्हें अपना छोटा सा मंदिर बतला दिया और उन्हें छोटे से कमरे में जो आगंतुकों के लिए तभी बनवाया गया था उनके ठहरने का प्रबंध कर दिया। वो मुझसे अलग होकर उस कमरे में चले गए और मैंने समझा कि वो अपना प्रबंध स्वयं कर लेंगे, पर भाभी बड़ी प्रबल है। आधी रात के समय उस कमरे में कुछ गो गा सुनाई दिया। जब मैं लालटेन लेकर पहुंचा तो क्या देखता हूं कि वह उस नवयुवक का साथी मौत की घड़ियां गिन रहा है। वह कुछ कह न सका और उसकी प्राणांत हो गए। मैं खड़े का खड़ा रह गया, मानो भूमि ने पैरों को पकड़ लिया हो। जब मुझ में बोलने की शक्ति आई तो मैंने उस लड़के से पूछा कि यह क्या घटना घटी। वह नौजवान अपराधी की तरह सिर झुकाए बैठा था और उसे केवल अब यही फिक्र थी कि उस सब को अतिशीघ्र अलकनंदा में बहा दे। सो उसने इरादे में कुछ भी देर न की और वह सबके नंगे शरीर को उठाकर वह जल्दी से पगडंडी उतर गया। कुछ ही मिनटों बाद वह लौट आया और मैंने प्रकाश में उसके चेहरे को देखा तो ऐसा प्रतीत होता था मानो एक बड़ा भारी बोझ उसके सिर पर से उतर गया हो। मैं आकर अपने मंदिर में बैठ गया और वह भी मेरे पीछे पीछे आकर सामने खड़ा हो गया। मैंने उसे बैठने के लिए आसन दिया और उससे सारी बात पूछी तो वह कहने लगा, स्वामी जी, अब आपसे क्या छिपाना। ये मेरे चाचा थे जो मेरे पिता के माल पर कब्जा किए बैठे थे। जब उन्होंने किसी प्रकार मेरी बात नहीं मानी और मेरा हक नहीं देना चाहा तो मुझे लाचार होकर यह सब क्यों कृत्य करना पड़ा, जिसे मैं और आप दो ही जानते हैं। मैंने उसे थोड़ा समझा बुझाकर अपने कमरे में जाकर आराम करने को कहा और उसके जाने के बाद मैं विचार सागर में निमग्न हो गया। दिन चढ़ा और मुझे पता लगा कि वह नौजवान भागा नहीं बल्कि कमरे में पड़ा खराटे भर रहा है। मैंने जाकर उसे जगाया और जल भरकर उस कमरे को धोने की आज्ञा दी। लड़का बड़ा मुस्तैद था। घंटे भर में उसने उस कमरे को ऐसा बना दिया मानो वहां कभी कोई घटना नहीं घटी। खाने पीने से निश्चित होकर मैंने पूछा, क्या वह आयुर्वेद विद्या में रुचि रखता है। मेरा प्रश्न सुनकर उसकी आंखें चमक उठी और वह बोला कि उसने जयपुर में आयुर्वेद की शिक्षा पाई है। तब मैंने उसे अपने कायाकल्प के संकल्प के विषय में बतलाया और उससे बड़े प्रेम से आग्रह किया कि वह इस शुभ कार्य में मेरी सहायता करे। लड़का तो बस उछल पड़ा। वह भी शायद इस विषय को जानने के लिए आतुर था। जब मैंने उसे अपना प्रोग्राम बतलाया तो वह वर्षा ऋतु के आने तक वहां ठहरने के लिए तैयार हो गया। उसकी शर्त थी कि यदि उसके चाचा की मौत का पता लगवाने वाले ढूंढते ढूंढते वहां आ निकले तो स्वामी जी इस विषय पर मौन रहेंगे। मैंने उसे हंसकर कहा कि मुझे 2 महीने तक तो कायाकल्प की प्रक्रिया से छुट्टी नहीं मिलेगी और उसके लिए कायाकल्प का प्रयोग इस मौत की अपेक्षा अधिक मूल्यवान है। अब धीरे धीरे सामग्री जुटाई जाने लगी। बांसों की एक सुंदरी कुटिया अलग तैयार की गई जिसे घास फूस से छा दिया गया। वह लड़का बाजार जाकर 3 सेर मोटा मोटा लहसुन खरीद लाया और पानी गर्म करने के लिए एक तांबे का बर्तन। इस प्रकार उन्होंने धूप में स्नान करने के लिए सब कुछ ठीक ठाक कर लिया। वह निश्चित किया कि आने वाली पूर्णमासी को कायाकल्प प्रारंभ कर दिया जाए। उस नौजवान ने मेरे पैर स्पर्श कर बड़े विनीत भाव से कहा कि आयुर्वेद में कायाकल्प का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और गुरुजन भी उसके लाख पूछने पर इस पर यथोचित प्रकाश नहीं डाल सके। उसे आशा है कि भारतवर्ष की इस महान विद्या और उसका रहस्य उसे स्वामी जी अवश्य प्राप्त होगा। मेरे आदेश पर उस नवयुवक ने इर्द गिर्द के ग्रामों में जाकर कायाकल्प की सूचनाएं चारों ओर फैला दी और ग्रामीणों को यह कह दिया गया कि अपने अपने घरों से ताजा मक्खन और घी कुटिया में समय समय पर पहुंचाते रहें। श्रद्धालु भारतीय पहाड़ी प्रजा ऐसे शुभ कार्य में पीछे क्यों रहने लगी थी। सबको यह जानने की बड़ी उत्सुकता थी कि 70 वर्ष के बूढ़े स्वामी पूर्णानंद जी कैसे जवान बनेंगे। सब कार्य प्रारंभ हो गया। स्वामी जी ने पूर्णमासी से अपनी प्रार्थना प्रारंभ कर दी और 3 दिन तक निराहार गायत्री मंत्र का जाप करते रहे। चौथे दिन उन्होंने प्रातः काल से
सायंकाल तक 3-3 घंटे के बाद लहसुन की 5-5 तुरियां पत्थर की कुंडी में पिसवाकर उसका पानी पीना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार दिन में 4 बार वो पीसे हुए लहसुन के रस में जल मिलाकर उसका सेवन करते और साथ ही 1 छटाक मक्खन भी लेते। लहसुन का सबसे श्रेष्ठ साथी मक्खन है। यदि ताजा घी मिल जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं। शरीर में नई कोशिकाएं बनाने के लिए जब लहसुन खाया जाता है तो वह पुरानी कोशिकाओं को बड़े जोर से अपना प्रभाव दिखाता है और वो पुरानी कोशिकाएं शीघ्रता पूर्वक बदलना प्रारंभ होती है और ज्यों-ज्यों उन्हें ताजा मक्खन मिलता जाता है त्यों-त्यों उनकी संख्या वृद्धि भी होती जाती है। पहला सप्ताह तो इसी प्रकार लहसुन और मक्खन का भोजन लेकर बिताया गया। दूसरे सप्ताह के प्रारंभ में लहसुन के साथ शहद लिया गया। पहाड़ में ताजा शहद मिलना कोई कठिन न था। इस कारण वह सप्ताह भी स्वामी जी का बड़े आनंद पूर्वक बीता। दिन में 4 बार वो मोटे मोटे लहसुन की तुरियों को पिसवाकर उनमें आधी छटाक शहद मिला देते और थोड़ा गंगा जल मिलाकर चनामृत के तौर पर उसे ले लेते। वह नवयुवक स्वामी जी की आंखों में अद्भुत चमक देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने अपने आप को धन्य माना कि जो ऐसे शुभ अवसर पर वह सेवा के लिए आ उपस्थित हुआ। तीसरे सप्ताह में मुनक्के की बारी थी। मुनक्के के 10 दाने 5 मोटी तुरियों के साथ पीस लिए जाते और उनमें पानी मिलाकर 1 गिलास पी लिया जाता। इस प्रकार 4 बार यह क्रिया भी होती। 3 सप्ताह बीत जाने के बाद लहसुन को आंवले के मधुर रस में घोटने की आवश्यकता हुई। उनका सेवन भी पहले प्रयोगों की तरह नियम पूर्वक किया गया। स्वामी जी रात के समय बहुत कम सोते, अधिकांश समय वो समाधिस्थ ही रहते। इस प्रकार इस प्रक्रिया का 1 मास व्यतीत हुआ। लोगों ने देखा कि स्वामी जी के शरीर का चमड़ा मानो फटने लगा और उनके स्थान पर नवीन शरीर का जन्म होने लगा। इस मास स्वामी जी ने केवल दूध पर आश्रित रहना उचित समझा और गांव के 2-3 आदमी उनके शरीर की लहसुन के हल किए हुए सरसों के तेल से मालिश करते। मालिश से पुरानी चमड़ी उखड़ने लगी और धीरे धीरे शरीर में नया कोमल मांस आने लगा। पहले जो बुढ़ापे का जला शरीर था वह बदलने लगा और उसके स्थान पर सर्व अंग प्रत्यंग अपनी नवीनता दिखाने लगे। 1 मास गाय का दूध पीकर जब स्वामी जी के पिछली शारीरिक निर्बलता को दूर कर लिया तो कायाकल्प के तीसरे महीने की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए उद्यत हो गए। इस महीने में नित्य प्रति 4 छंटाक लहसुन की औषधियों का सेवन करना चाहिए। सवेरे 6 बजे से 9 बजे तक एक खुराक, 9 बजे से 12 बजे तक दूसरी, 12 बजे से 3 बजे तक तीसरी, 3 बजे से 6 बजे तक चौथी खुराक लेनी चाहिए। 10 तुरियां लहसुन की, 1 तोला शहद, 1 तोला बीज रहित मुनक्का और 3 तोले मीठे आंवले, इन सबको मिलाकर पीस लेने के बाद उसे चमचे से खाना पड़ता है। यह प्रक्रिया पूरे 1 महीने चलती है और तब 91 दिन के बाद कायाकल्प का यह प्रयोग समाप्त होता है। लहसुन बादशाह स्वामी जी के मुख की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे और उस महापुरुष की आयुर्वेद के प्रति निष्ठा तथा कायाकल्प की सिद्धि के लिए ऐसी तपस्या की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। जब स्वामी जी ने अपने कायाकल्प के अनुभव को कह चुके तो लहसुन बादशाह ने उस नवयुवक के विषय में कुछ और अधिक प्रकाश डालने के लिए निवेदन किया। इस पर स्वामी जी की मुस्कुराकर बोले, आप क्या पूछते हैं? प्रभु जब किसी काम को करना चाहता है तो कोई न कोई साधन अपने आप भेज देते हैं। मैंने उसे बुलाया नहीं था, वह अपने आप चला आया और सहायक भी कैसा जो अपने श्रद्धालु गुरु के लिए आग में से गुजर जाए। वह था आयुर्वेद का विद्यार्थी और रामपुर की प्रसिद्ध आयुर्वेद पाठशाला में पढ़ा हुआ। उसने मेरे प्रयोग को बड़ा आसान कर दिया और जब वह प्रयोग खत्म हो गया तो वह एक दिन सवेरे मुझे बड़ी श्रद्धा से नमस्कार प्रणाम कर
जाने कहा और चला गया। यह है संक्षेप में मेरे पहले कायाकल्प की कहानी। इतना सुनकर लहसुन बादशाह चुप हो गए और हम लोगों के मुंह की ओर देखते रहे। 10-15 मिनट ठहर कर उन्होंने फिर कहना प्रारंभ किया, हे स्वामी पूर्णानंद जी महाराज आयुर्वेद उद्गत विद्वान थे और मैंने उन्हीं के पास रहकर इस भारतीय विधान का अध्ययन किया। उन्होंने मुझे लहसुन की सहायक कई बूटियों का नाम और पता बतलाया। जब हम घूमने के लिए जंगलों में जाते तो वे बार बार मुझे उन बूटियों के संबंध में चैतन्य करते जाते और मैं नमूने के तौर पर उन्हें अपने झोले में रखता जाता। वनस्पति विद्या का अद्भुत विज्ञान है, इसके विषय में हम बहुत थोड़ा जानते हैं। आगे चलकर मैंने जब कायाकल्प अपने लिए आजमाया तो उस पर और भी अधिक प्रकाश पड़ गया। सत्य बात तो यह है कि कायाकल्प दुनियादार लोगों के लिए नहीं है, यह उन महाज्ञानी मुनियों के लिए है जो अपने समय को प्रभु के सत्य ज्ञान की वृद्धि के लिए खर्च करते हैं। कितने ही ऐसे फूल हैं जिनकी ये महक आंखों को हानि पहुंचाती है और दूसरी ओर कितनों को ऐसे सुंदर पुष्प हैं जो शरीर को ताजगी देते हैं। जब मानव अपनी रोटी के प्रश्न में उलझा हुआ अपनी आयु का सारा समय उसी गोरख धंधे में खर्च कर देता है तो वह ज्ञान की कीमत कैसे जान सकता है। पाश्चात्य जगत निसंदेह ज्ञान प्राप्ति का अत्यंत इच्छुक है और वह हर संभव उपाय से वस्तुओं का निरीक्षण कर ज्ञान प्राप्ति की ओर जाना चाहता है, परंतु उसका बड़ा दोष यह है कि उसने अपने साथ रोटी के प्रश्न को मिला दिया है। परिणाम स्वरूप सब प्रकार के विज्ञानों में रक्त व्यापारियों की मंडियों में बिकने आते हैं, जहां उनका अध्यात्म की चमक नष्ट हो जाती है और वो प्रकृति में खिलौने बन जाते हैं। मुझे इसीलिए अपनी जन्मभूमि को छोड़कर भारतवर्ष जाने की इच्छा हुई और मैं प्रभु को लाख बार धन्यवाद देता हूं कि मुझे हिमाचल के चरणों में ले जाकर बिठला दिया और मैंने वहां की रिद्धि सिद्धि का खूब लाभ उठाया। मेरे पास जो अनुभव है उन्हें हिमालय भ्रमण में ही प्राप्त किया है। केवल योग संबंधी कुछ अलौकिक बातें मुझे फिलिपाइन द्वीपों में घूमने से मिली है। अपने बर्लिन क्लब के रविवार के व्याख्यान में मैं अपने उन्हीं अनुभवों पर प्रकाश डालूंगा। लहसुन बादशाह के 7वें अध्याय में ये जानकारी जो मिली कि कायाकल्प के लिए लहसुन से कायाकल्प होता है, और इसी स्वाध्याय में एक और विशेष जानकारी हम सभी को मिल गई बातों बातों में कि लहसुन और मुनक्के की दोस्ती बहुत प्यारी, लहसुन और मक्खन की दोस्ती बहुत प्यारी, लहसुन और घी की दोस्ती बहुत प्यारी, लहसुन और आंवले की रस की दोस्ती बहुत प्यारी। तो हम सभी साधारण जीवन में जीने वाले परिवारों के लिए लहसुन एक दिव्य औषधि हो सकती है। और अनेकों बार इस लहसुन के ऊपर क्या बात करूं, बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी चौपाल में। तो जो भी समाज हित के लिए, परिवार हित के लिए, अपने लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ कर गुजरने का इरादा करते हैं और इरादा रखते हैं, उन्हें रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के प्रति जागरूक होकर अपने जीवन में उपयोग करके उन्हें अनुभवों को अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर के रूप में देकर जाएं। इसके साथ ही आज की चौपाल में अब आगे कुछ हैंडरेस हैं, उन हैंडरेस को जल्दी जल्दी निपटाते हुए मंत्र चिकित्सा, सामूहिक मंत्र चिकित्सा का ही कर लेते हैं। जिनके हैंडरेस हैं उनके हैंडरेस बाद में लिए जाएंगे, समय बचेगा तो। हमारे बीच में महेंद्र चाचा जी और मंत्र चिकित्सा की होस्टिंग करने के लिए हमारे बीच पहुंचने वाले हैं मोनिका बहन सामूहिक मंत्र चिकित्सा की होस्टिंग के लिए तैयार हो जाइए। जी भैया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपने जानकारी दी लहसुन के बारे में, वो भी बहुत अच्छी भैया। बातों बातों में गुरु चेले के बीच में बहुत अच्छी जानकारी मिली। जी, आप सभी जानते हैं हर शनिवार मंत्र चिकित्सा होती है। मंत्र चिकित्सा के लिए तैयारी क्या करनी होती है, सभी अपना वीडियो ऑन कर ले।
जिन जिनको मंत्र चिकित्सा करवानी है सभी अपना वीडियो ऑन कर लें। और अगर पास में दूसरा कोई है, जैसे मेरे पास मेरा बेटा है, तो सास के पास बहू है, बेटी है, कोई भी है, तो वो पास में आ जाए और जहां पूरब की तरफ मुंह करके बैठ जाए, या पूरब की तरफ जो खड़े होने में सामर्थ्य रखते हैं वो खड़े हो जाए, जो खड़े नहीं रह सकते हैं वो पूरब की तरफ मुंह करके बैठ जाए। एक पानी का गिलास भी अपने पास रख लें तो अच्छा है। उसके बाद जहां पे आपको दर्द है, सपोज करो कि मुझे गाल में यहाँ दर्द है, दांत में दर्द है, तो मैं अंदर दांत तो नहीं पकड़ सकती, पर यहाँ गाल को तो पकड़ ही सकती हूँ। गाल को पकड़ के ऐसे ऐसे थोड़ा हल्का हल्का दबाना है, ऐसे ऐसे करना है, जोर से नहीं दबाना, पर हल्का हल्का पंच करना है, उसको दबाना है। इस प्रकार से अगर दूसरा कोई पास नहीं है तो खुद भी कर सकते हैं। जैसे कमर का है और पास में कोई नहीं है तो उसको महसूस करना है। और जब चाचा जी कहते हैं कि फूंक मारें, तो फूंक मारनी होती है। और जब कहे ताली बजाएं तो अच्छे से 3-4 बार ताली बजानी होती है। पता लगना चाहिए कि ताली बज रही है। और खुद को महसूस करना होता है कि मैं मेरे शरीर की कोई भी रोग, जहां पे भी दर्द है, जहां पे भी रोग है, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। चाचा जी के माध्यम से मंत्र चिकित्सा हो रही है और मैं अपनी, मेरी खुद की, मैं खुद कर रहा हूँ ये सोच के। और शांति बनाए रखना होता है। वहां दूसरा बोलना चालना चप चप लप लप नहीं करना होता। हमें पूजा पाठ करते हैं तो शांति के साथ करते हैं, तो मंत्र चिकित्सा भी उसी प्रकार से करनी होती है। हमें खुद को दिमाग में शांति पूर्वक सोच के करना है कि मैं मेरा कमर के दर्द ठीक कर रही हूँ, या मेरी सासू माँ का कमर का दर्द ठीक हो रहा है। तो इसी प्रकार से ताली बजाने के लिए बोलते हैं तो ताली बजाना है। और जब मंत्र चिकित्सा समाप्त हो जाती है, चाचा जी के द्वारा 7 बार किया जाता है, 11 बार किया जाता है, 9 बार किया जाता है। जब चाचा जी अपना संपूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद आप उस पानी को पीना होता है। आप उस पानी को पी लें जो अपने आप पास में 1 गिलास पानी रखा था। जी चाचा जी। जी, आप लोगों ने, हमें पूरा विश्वास है आप सभी लोग मोनिका बेटी की बात को समझ लिया होगा। सिर्फ इतना ही करना है, जिस जगह पे दर्द हो उस जगह को बहुत सहज रूप से पकड़ना है। और जब हम बोले फूकने के लिए, तो कोशिश करना है उसी जगह पर फूकने का। और कोई अगर अपने पीछे कोई स्थान को पकड़ के रखे हैं, वहां पूछना फूकना संभव नहीं है, तो कोशिश करेंगे पकड़ने का, तो जरूर कोशिश करेंगे। और फूकने के लिए वायुमंडल में फूक करके ऐसा कर प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमें भी ठीक करो। और दूसरी बात, जो भी इस क्रिया में शरीक हुए हैं, सभी से अनुरोध निवेदन है कि अपना अपना वीडियो ऑन कर लें और पूरब की ओर मुंह करके रखेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ सभी को मिल सके। मैं अपना मंत्र उपचार प्रारंभ करने जा रहा हूँ। हमें उम्मीद है आप लोगों ने अपने अपने दर्द वाले क्षेत्र को पकड़ लिया होगा। फूको। 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 फूको।
फूको। फूको। फूको। सभी को ताली बजाओगे फिर से करोगे। हाँ, फोन करोगे। हाँ। यह मेरा पहला मंत्र चिकित्सा जो एक बार मैंने किया आप लोगों को। अब यह दर्द आपका कहाँ पे है मुझे मालूम नहीं। आप अपनी दर्द अब जहाँ पर भी हो, कभी कभी दर्द जो है यह इधर से उधर होता है। तो जिस जगह पे अब दर्द है उस जगह पर अपना ध्यान केंद्रित करें और उस जगह को पकड़ें। फिर से उसी तरह से पकड़ें और फिर से मैं मंत्र चिकित्सा करने जा रहा हूँ। फूको। 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 फिर से सभी को ताली बजाएंगे 3 से 4 बार। जी, यह मेरा दूसरा बार का मंत्र चिकित्सा आप लोगों को ऊपर किया। अब एक मरतबा झुक करके उठ करके बैठ करके जैसे आपको दर्द होगा महसूस करना है कि कहाँ पर अब मेरा दर्द है, क्योंकि बार बार मैं यही कहता हूँ कि दर्द इधर से उधर होता है। अगर यह चमक का दर्द होता है तो निश्चित ही होता है, लेकिन अगर किसी का चोट का दर्द है, किसी का पुराना परेशानी है, तो वह दर्द अस्थिर रहेगा। बाकी दर्द इधर से उधर होता है। तो उस दर्द को अपने स्थान को चेक करें, झुक करके उठ करके बैठ करके जैसे आपको चेक करना है, और उस स्थान को फिर से पकड़ो। मैं फिर से मंत्र चिकित्सा करूंगा। फूको। 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 फिर से सभी को ताली बजाएंगे 3 से 4 बार। इतना देर में बहुतों को बहुत आराम आ जाता है। हो सकता है बहुतों को लाभ मिला होगा, बहुतों को नहीं मिला होगा, बहुतों को थोड़ा मिला होगा। इसके लेके फिर से मैं मंत्र चिकित्सा करने जा रहा हूँ रिवर्स में। मैंने पहले 7, 5 और 3 का किया। अब मैं 3, 5 और 7 का करने जा रहा हूँ। फिर से आप लोग इसी तरह से
करेंगे। तो अपने दर्द वाले क्षेत्र को पकड़ लो। हम्म, फूको फूको फूको। फिर से ताली बजाएंगे सभी को। फिर से आप लोग अपने अपने दर्द वाले क्षेत्र को पकड़ेंगे। मैं 5वीं बार का मंत्र चिकित्सा करने जा रहा हूँ। फूको 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 फूको। फिर से सभी को ताली बजाएंगे। अंतिम बार का मैं मंत्र चिकित्सा करने जा रहा हूँ। अगर अभी भी किन्हीं को दर्द रह गया है तो फिर से एक बार पूरे ध्यान के साथ में, पूरे दिल से, पूरे मन से करें। यह मैं कर रहा हूँ ऐसे सोच के चलें। यह महेंद्र जी नहीं कर रहे, यह मैं खुद कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, अपनों के लिए कर रहा हूँ। जो भी है उनके लिए पूरे दिल से, पूरे मन से करें। आंखें बंद रखें, पूरे ध्यान के साथ प्रार्थना करते हुए करें। आप अपने गुरुदेव से, आप अपने इष्ट देवता से, हे प्रभु मेरा यह कष्ट को दूर करें। फूको 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 फूको। फिर से एक बार सभी को ताली बजाएंगे 3 से 4 बार। एक बार बोलेंगे प्रेम से सभी को, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।
मोनिका बेटा। जी चाचा जी। सभी को जिनको भी आराम आया है वो चैट बॉक्स में लिख दें अपना कि आराम मिला कि नहीं मिला, और कहाँ दर्द था, और कहाँ उनका क्या ठीक हुआ है, या फिर उसका उनका क्या ठीक नहीं हुआ। ये आप अपने चैट बॉक्स के माध्यम से लिख के बताएं, मैं सबको पढ़ के सुनाऊंगी। क्योंकि अगर हम हैंड रेज लेते हैं तो दो तीनों का ले पाएंगे, अगर हम चैट बॉक्स में लिखा हुआ पढ़ते हैं तो हम सबका ले पाएंगे कि किसको क्या बेनिफिट हुआ, या किसको क्या लाभ हुआ, या किसको नहीं हुआ, तो हम उसको पढ़ पाएंगे। जी चाचा जी, इसका मतलब आज चाचा जी किसी को कोई लाभ नहीं हुआ, एक भी चैट बॉक्स में अभी तक नहीं लिखा गया। जी ये प्रभु की लीला है। शशि गिरधार गिरधार नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ दीदी? शशि गिरधार दीदी लिखते हैं नहीं हुआ, मुझे कुछ दिन से ब्रायोकेटिस। ब्रोंकाइटिस। संदीप कौर बहन लिखते हैं घुटनों में आराम है, घुटनों में दर्द होगा माता जी को तो आराम है। मुझे कुछ दिन से ब्रायोकेटिस से गले में तकलीफ है। ठीक है। सुदीप कौर माता जी ने लिखा मेरा प्रंजल गुप्ता भैया जी लिखते हैं मेरा दर्द ठीक हो गया। भैया दर्द कहाँ था वो भी साथ के साथ लिख दें। कंचन कुमारी दीदी लिखते हैं दीदी प्रणाम, कुछ ठीक हुआ, क्या ठीक हुआ दीदी ये भी साथ में लिख दे, कहाँ दर्द था, तो सबको जानकारी हो जाएगी। मुकेश प्रसाद लिखते हैं मेरे बेटे सूर्य प्रताप के पीठ एम दर्द हो रहा था, ठीक हो गया वो। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, भैया बहुत बहुत धन्यवाद। रूप अरोड़ा भैया जी लिखते हैं 20% फायदा हुआ, कहाँ फायदा हुआ वो भी लिखते तो ठीक रहेगा। दांत दर्द में आराम मिला है, विनोद भैया लिखते हैं। उसके बाद अंजना गोयल दीदी लिखते हैं कमर के दर्द में आराम है। ज्योति बरनवाल लिखते हैं मेरे पास बगल की आंटी है, कंधे के बाएं साइड में दर्द रहता है, थोड़ा हल्का हुआ है। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति गुप्ता दीदी लिखते हैं घुटनों में था आराम नहीं मिला, घुटनों में क्या था, दर्द था, घुटनों में दर्द था आराम नहीं मिला, तो दीदी साथ में आयुर्वेद अपनाएं, मंत्र चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद भी अपनाएं। हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन का सेवन करें। संजीत कुमार दीदी आज मेरी माँ के की हाथ की बाहों के ज्वाइंट पेन में आराम नहीं हुआ। जी साथ में भी आयुर्वेद अपनाएं। अगर इनका ज्यादा दिन का है तो महायोगराज गूगलवटी का सेवन करें और लहसुन पका के तेल की मालिश करें, नहीं तो रसोई घर का हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन चौक चीनी भी डाल सकते हैं का सेवन करवाएं। ज्योति बरनवाल जी लिखते हैं मेरे पेट दर्द कम हुआ है। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया विनायक लिखते हैं दर्द कम हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। बरखा पुगलिया लिखते हैं मंत्र में थोड़ा आराम लग रहा है पर और भी ब्रोंकाइटिस के उपचार चाहिए। जी दीदी मिल जाएगा। होशियार सिंह लिखते हैं वंदे मातरम भैया जी, कमर और घुटनों के दर्द में आराम मिला, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। सुरेंद्र प्रताप सिंह लिखते हैं पैरों के सुन में भी आराम नहीं मिला है। जी साथ में आयुर्वेद का सहारा लें। मधु यादव लिखते हैं मेरी बेटी के पैर दर्द ठीक हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। रूप अरोड़ा लिखते हैं फिर से पूरे दर्द शरीर में दर्द है, साथ में आयुर्वेद का सहारा लें। सुनीता गौतम दीदी लिखते हैं मेरे पूरे बदन में दर्द था वो कम हुआ है। प्रांजुल गुप्ता भैया लिखते हैं कल छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, छाती के नीचे रिब्स लग गया था, अब दर्द नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। प्रोमिला कंबोज बहन लिखती है मेरे सर में दर्द था आराम हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। कंचन कुमारी दीदी लिखते हैं जी दीदी कंधे में दर्द, कंधे में दाहिने तरफ दर्द था। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। सविता दीदी लिखते हैं मेरे पेट में दर्द था अब वो ठीक हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद।
हेमलता सलियो बहन लिखते हैं पेट दर्द में थोड़ा आराम हुआ। रितु दीपक राज लिखते हैं पैर दर्द में और सिर दर्द में आराम हुआ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सरोज गोय ममता मेम बहन लिखते हैं युगली उंगली में दर्द था ठीक हुआ है कुछ। खुशबू बॉक्सर बहन लिखते हैं कान में बाली पहनने से दर्द था आराम नहीं मिला। दीदी सरसों का तेल लगाएं या देसी गौ माता का घी लगाएं कान जहां कान में है बाली पहनते हैं, या अरंड का तेल लगाएं। इसमें सब में ही हल्दी मिला के लगाएं। जी आज मेरे पास इतने ही चैट बॉक्स में आए हुए थे, मैंने सबको पढ़ा। उसमें सब किसी को आराम मिला, किसी को आराम नहीं मिला। जिनको आराम नहीं मिला वो एक बार चाचा जी फिर से मंत्र चिकित्सा कर रहे हैं और साथ के साथ आयुर्वेद का भी सहारा लें। जी गोविंद भैया। जी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सामूहिक मंत्र चिकित्सा में भाग लेने के लिए, अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए, और कोटि कोटि दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद नमन करते हैं महेंद्र चाचा जी को, कि जिन्होंने आज के इस युग में, इस वक्त ऐसे हालात में सामूहिक रूप से मंत्र चिकित्सा का जो आयोजन हम कर रहे हैं और उसमें पूरी शिद्दत के साथ हम सभी को आशीर्वाद के रूप में हर शनिवार की 8 बजे, चाहे सैकड़ों परिवारों में कुछ परिवारों को भी लाभ सही, लेकिन शून्य खर्च चिकित्सा पद्धति के प्रति एक जागरूकता का एक उद्देश्य जग जाहिर हो, इस पूर्ति में आप सभी का और चाचा जी का साथ मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं चौपाल को मनाएं चौपाल की तरह। जी भैया जी सीरियस मोड से थोड़ा नॉर्मल मोड में आए। हाँ आज संजू बहन के पीछे गोविंद भाई कैसे बैठे हैं, मैं कई देर से देख रही हूँ, और वो भी टोपी लगा के। वे आपने देखा क्या? हाँ तभी मैंने उसको अभी स्पॉटलाइट में कर रखा है। एक्चुअली क्या डिस्प्ले में कंप्यूटर में जो होते हैं वो 2 4 5 8 10 लोगों को एक साथ स्पॉटलाइट कर सकते हैं। अभी अच्छा आप चाचा जी और संजू बहन, और संजू बहन 3 के साथ, स्पॉटलाइट पे हैं। हाँ पीछे बैकग्राउंड में उन्होंने फोटो चेंज करी है, मेरी बड़ी सुंदर सी फोटो लगा रखी है। जी भैया टोपी वाली मुस्कुराता हुआ चेहरा। हाँ, वंदे मातरम भैया। ये मैं आज पंगे ले रही थी, सभी लोग लेते हैं, मैंने सोचा आज मैं भी ले लूं, तो भैया ये पंगे का असर है। बहुत ये कोशिश कर पंगा बहुत अच्छा है, ये पंगा बहुत अच्छा लिया दीदी आपने, बहुत सुंदर लग रहा है। जी वाकई कई बहुत दिन हो सुंदर। गए दीदी कोशिश करते हुए, पर आज कामयाबी हुई। आप में से कोई स्क्रीनशॉट ले सकता है तो ले लो, बहुत अच्छा, मतलब वाकई अच्छा लग रहा है। सुंदर लग रहा है, और फोटो भी मुस्कुराती हुई है भैया की। ये बर्थडे पे लगवाई थी भैया की, किसने लगाई थी? आनंद शुक्ला भैया ने लगाई थी शायद। मैंने चोरी करना सिखाया भैया ने, उसका थोड़ा फायदा लिया मैंने। चोरी करना हम भी सीख गए। जी दीदी। कैंसर मुक्त उत्तम सिंह भैया जी भैया बच्चा कैसा है? जी दीदी वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया बच्चा कैसा है? ठीक है आज दीदी। उनको हाँ मंत्र ठीक है चिकित्सा दीदी। दी है क्या? नहीं हम तो जैसे कि बच्चा तो अपने नानी के यहाँ है, अभी अपने घर आ गए हैं, तो मंत्र चिकित्सा तो नहीं दिए, लेकिन बच्चा पहले से ठीक है दीदी, बहुत अच्छा है, कोई बहुत दिक्कत अच्छा नहीं। भैया। वैसे भी हम मंत्र चिकित्सा आप दे सकते थे, पूरे बॉडी को सहला सकते थे। तो दीदी आप एक्चुअली पास ही वहाँ बैठे थे क्या? नहीं, हम जैसे हम तो थे उस समय, लेकिन बच्चा मेरे पास नहीं है, वो अपने ननिहाल में है और हम अपने घर आए हुए हैं। अच्छा हाँ ननिहाल गया काम हुआ है। समय। हाँ जैसे वो उसको वहीं रखे हुए हैं, मेरा घर थोड़ा विलेज साइड पड़ता है ना, तो यहाँ से हर चीज यहाँ से पॉसिबल नहीं है करना, वो और टाउन है, तो यहाँ अच्छा इसलिए वहाँ रखे हुए हैं। और यहाँ पर मम्मी भी मेरी बीमार है, तो हमको कभी कभी घर भी आना पड़ता है। अच्छा भैया, तो आप वहां जाते हो क्या? आप पास में ही थे, कल तो हमने बात किया तो। हाँ हाँ, तो हम कल हम दोपहर से वहां से आ गए थे। अच्छा ठीक है और भैया, मम्मी का तो तबीयत बच्चा ज्यादा है तो ज्यादा ठीक ना? खराब हो गया था।
हाँ बच्चा ठीक है, हम दिन भर में करीब 20 बार वीडियो कॉल करते हैं, बच्चा ठीक है। अब परेशान होते हैं बहुत तो उनका फोन तो कर भी देते हैं। बहुत परेशान होने अच्छा पे भैया, तुरंत बहुत फोन अच्छा, लगा देते हैं। ठीक है बहुत बच्चा अच्छा। ठीक आपके चेहरे बता रहा है भैया, चेहरे पे है। आप खुशी लोग अलग ही होती है। आप लोग का एहसान है गया। अच्छा नहीं भैया, जितनी ऊपर परेशानी वाले में का हम है, थे, परमात्मा ने साथ दे दिया। जितना परेशान हम थे, अभी हम कुछ ठीक है। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है भैया, इसीलिए मुक्त वहां लिखा, कैंसर मुक्त उत्तम भैया। ठीक है अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सही हाथों में आ गए हो। भैया पैसा नहीं लगेगा, सबसे अच्छी बात है, पैसा नहीं लगेगा। और दूसरी बात है भैया, बच्चे की जान दुखी नहीं होगी, मतलब एक जीव होता है, इंजेक्शन लगता है तो परेशानी तो आती है ना, बहुत बहुत वो नहीं दीदी, होगी भैया। दीदी अपने गोद में बैठा के उसको हम इतना चिल्लाता था, हम कुछ नहीं कर पाते थे, बहुत अफसोस लगता था। लेकिन अब नहीं, अब ले ही नहीं जा सकते हम, चाहे कुछ हो जाए। हम कहीं जी नहीं भैया, उसको ले जाएंगे, बस आप ही भैया लोग के प्रण शरण में ले वो लो। रहेगा। अब भैया जीवन में नहीं जाना पड़ेगा, अब ये इतना आप दे रहे हो ना, अब जो भैया ने बताया वो अब जो दे रहे हो, तो भैया जीवन में ही डॉक्टर के पास उसको नहीं जाना पड़ेगा। बस अच्छा है आप लोग के पास, पर लेट पहुंचे लेकिन पहुंच गए। वो भैया विधि विधान बनाया हुआ होता है परमात्मा का, उसी समय पहुंचना होता है जिस समय उन्होंने लिखा है। पर आ गए ना, अब ठीक है। हम भी बहुत खुश हैं भैया, सच में हमें भी पता लगा तो बहुत दुख हुआ था कि इतने छोटे से बच्चे के साथ ऐसा। तो अब हम भी बहुत खुश हैं, और गोविंद भैया है भैया तो जिंदाबाद। हाँ, उसका जब मतलब जब हम थोड़ा सा ही परेशान होते हैं, बस उनको फोन कर देते हैं। सॉरी भैया जी आपको बार बार परेशान करने के लिए। हाँ, थोड़ा और समय देंगे ना भैया जी तो पूरे घर वाले को किसी को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जी भैया जी भैया वो धन्यवाद। चीज अपने आप हो जाएगी, ये यहाँ जीत होते ही ऑटोमेटिकली हो जाएगी भैया, पकड़ के लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पकड़ पकड़ के लाएंगे, हट्टा कट्टा जवान है पकड़ के ले आएगा। नहीं नहीं, इधर तो चौपाल मतलब इतना बच्चे से परेशान थे कि हम चौपाल ज्वाइन भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी बच्चा रिलैक्स है, हम चौपाल ज्वाइन भी कर ले रहे जी भैया, ये आपके चेहरे से भी लग रहा है भैया, परमात्मा सब ठीक करेगा भैया, चिंता ना करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। हैं। चौपाल की इतनी खासियत है, जो यहाँ आता है उसका दुख दुख होता ही होता है, ऐसे ही समझ के चलिए। बस नियम से आना पड़ेगा, और जो हमारे यहाँ से कुछ बातें बताई जाती है आपके द्वारा, हमारे द्वारा, भैया जी के द्वारा या किन्हीं के द्वारा, उसको अपने डायरी में मेंशन जरूर कीजिए। अन्यथा हमेशा पूछते ही रह जाइएगा कि हमारा इसका परेशानी का हल बताओ, इसका परेशानी। आज हमारे ग्रुप से कितनी बहनें, कितने भाई जुड़ करके बंधन उपचार, मंत्र चिकित्सा क्या क्या कर रही हैं, आप देख करके ताज्जुब में पड़ जाएंगे। भैया के बताए हुए नुस्खों को कितने घर घर में, मतलब समझिए कि जग जाहिर की तरह। तो उनसे पूछ लो, किन्हीं से भी पूछ लो आप, हम बताने के पहले 4 जवाब ग्रुप में आ जाता है कि इसका ये कर लो, इसका ये कर लो, इसमें ये कर लो। कहने का मतलब जुड़े, सीखे और लोगों को समझ लाभ। जी जरूर जी। जी भैया, मुस्कुराना सीख जाओगे भैया, रोज जुड़ोगे मुस्कुराना सीख जाओगे, चिंता मत करो। हम दीदी अब तो है कि स्वाभाविक हंसी आने लगे, बच नेचुरल हंसी आते के साथ चेहरे मोनिका पे। मोनिका जी वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। जब इनके फोन आते थे ना इनके साले के, तो सबसे पहले तो हम घबराते थे। क्योंकि बच्चे को लेके ये घर आ गए थे ना, तो मेरे मतलब भैया तो पूरा जिम्मेवारी थे ही। उसके बाद जब फोन आता था, जो परसों तरसों फोन आया था, तो ये मंटू भैया मेरे साथ थे। हम मंटू भैया बोले, भैया बात कराइए ना। गोविंद भैया फोन नहीं उठा रहे हैं, बात कराइए ना। मोनिका दी को फोन करिए ना। गोविंद भैया को, भाभी को फोन करिए ना, पूछिए ना मंटू भैया से हम कितना बार बोले हैं, बच्चा का बात है भैया, फोन करिए ना। बकाइए मत, करते हैं। फिर घर में हम लोग स्थिर से बैठे, फिर फोन किए भैया को, तो ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग पे हुआ। बहुत खुशी लगा आज अंदर से कि हम लोग की जीत हुई आज दीदी। बहुत बहुत खुशी लगा आज भैया का आवाज सुन के, हमको तहे दिल से खुश हैं। उनके ससुराल के पूरे परिवार मतलब हमको चाहते हैं, और कुछ भी दिक्कत होता है तो इनके सासू माँ एक प्रेशर से ठीक हुई हैं, इनके साले का हाथ में दर्द था वो ठीक हुआ,
लेकिन अभी उनका एक्सीडेंट हो गया तो अभी बेड पे हैं। हाँ सब विश्वास करते हैं, इसलिए विश्वास के साथ इनके बड़े साले ने बोले। लेकिन ये लोग, ये सबसे बड़ी बात है कि बच्चा का मम्मी पापा हैं जो खड़े हो गए हैं। ऐसे ऐसे सब लोग यदि खड़े हो जाएं कि हमको एलोपैथ में नहीं जाना है, तो दुनिया का किसी का ताकत नहीं है जो कि कोई भी बीमारी को हम ठीक नहीं कर सकते हैं। बहुत गर्व है भैया आप पे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने विश्वास किया और अपने बच्चे को नया जीवन दिया। हम समझ सकते नहीं हैं दीदी, कि हम ऐसे स्थिति में उसका डिसीजन लेना उसका कितनी कराना बड़ी बात है, लेकिन जिसने नहीं डिसीजन ले लिया वो जंग जीत लिया भैया। बहुत बहुत दीदी, उसे आपको करा बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं दीदी, उसका कराना चिल्लाना हमको बहुत अंदर से कचोट रहा था। बहुत लेकिन जब आप रास्ता दिखाए तो हम, लेकिन नहीं, बीत जो चुकी होगा है देखा भैया, जाएगा बताना जरूरी नहीं है। कराना चिल्लाना क्या होता है ये तो जिसके साथ होता है वो जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इस नया सही डिसीजन लिया बच्चे के लिए। और जो ईश्वर की इच्छा होती है उसको कोई रोकता भी नहीं है। सबसे बड़ी हाँ बात है कि गोविंद भैया जो हिम्मत दिखाते हैं अपना, भैया को तहे दिल से प्रणाम। शब्द नहीं है बोलने के लिए। इस हिम्मत ग्रुप में नहीं, दिखाते सब हैं जितने भी दीदी। हैं, चाचा और जी, राजीव गोविंद भाई भैया, दीक्षित जी की मोनिका जी, ऐसी वो कृपा है। ऐसे बोलती हैं जैसे लगता है कि हम्म, ये जमराज के मुंह से खींच के ले आएंगे लोगों को। दीदी इस तरीके से बात करते हैं। गोविंद भैया के ऊपर राजीव भाई दीक्षित जी की ऐसी कृपा है, चाहे कुछ भी बोल दे, जुबान से जो बोल दिया ना हो जाएगा। चाहे वहां पे दवाई है नहीं है का कोई इश्यू इसलिए नहीं है। और इसलिए अगर इसलिए आयुर्वेदिक भी डॉक्टर को कौन किसी को आता है। दिखाए तो कहे कि ये नहीं, ये दवाई कैसे चल सकती है। पर भैया की जुबान से निकल गई ना, बस लकीर का फकीर, किसी उसको किसी का करोगे भी तो 100% परिणाम आ ही किसी जाता का है। भी फोन आता है, कैसा भी पेशेंट होता है, बोलते हैं हमारे गोविंद भैया ठीक कर देंगे। मानोगे, मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो भाई जय सिया राम। और क्या बोल सकते हैं। इन्होंने माना, इसके लिए इनको तहे दिल से ये अपने लिए जीवन नहीं अच्छा नहीं ढूंढ दीदी, लिए आप हैं। लोग, नहीं नहीं, आप लोग मिले तो हम रास्ता देखे, इसलिए आप लोग को धन्यवाद। अगर आप लोग नहीं मिलते तो पता नहीं कि हम इनकी कहाँ दौड़ते रहते। इनकी सासू माँ जब हमको फोन की कि हम हॉस्पिटल में हैं, मेरे घर में काना पीटी हो रहा है, हम बोले क्या हुआ आपके यहाँ। तो मेरे नाती को कैंसर हो गया मैडम, आप बताइए क्या करें, आप जो कहिएगा वो करेंगे। हम बोले मानिएगा मेरा बात। तो बिल्कुल मानेंगे। क्या आप क्या किए जो आप ठीक हो गए। हम बोले कि हमारे गोविंद भैया हैं, वो जो करेंगे वही करेंगे। यदि वो हाँ बोल दिए तो बच्चा ठीक हो जाएगा। तो उनको अपना बेटा को दे दिए। तो जब इनके साले को हमने बताया पूरा, तो बोले क्यों नहीं मानेंगे मैम, जब ठीक हो जाएगा तो। वहीं से बात शुरू हुई, आज बात यहाँ तक आ गई है। नहीं, हम जब वहाँ कैंसर सब नहीं हॉस्पिटल है में थे दीदी, आपको गोविंद कैंसर भैया हॉस्पिटल को कैंसर को हॉस्पिटल में थे ना कोटि दीदी, तो कोटि पता है गोविंद भैया प्रणाम। क्या बोले? आप घर जाइए, आपने हम नया बच्चा ठीक जीवन दिया करेंगे। भैया बच्चों को, बच्चे को। सही बात, हम हॉस्पिटल के वहाँ पता है, मतलब कि कचरा जहाँ रखा था, वो रखा जाता है ना, वहाँ बैठे हुए थे, फोन पे भैया से बात कर रहे थे। भैया बोले आप घर जाइए, आपका बच्चा हम ठीक करेंगे। हम भी कुछ सोचे नहीं, ट्रेन पकड़े, हम घर आ गए। लेकिन आज ठीक है भैया, आप लोग की दया से भैया आपको बहुत अच्छा घबराहट तो चल रहा हुई थी होगी, वहां से आने है। से और घबराहट हुई होगी भैया। जाहिर सी दीदी बात है, कुछ तो थोड़ा सा डर तो लगा था, लेकिन बोले थे कि आप घर जाइए, बच्चा को हम ठीक करेंगे। हम एकदम कचरा, मतलब कि डस्टबिन के बगल में हम बैठ के बात कर रहे थे, वो होमी भाभा हॉस्पिटल में, बहुत अच्छे से याद है। तो हम भी फिर वाइफ को बोले कि देखो अजीत भैया बताइए कैसा बात, देखो जो होगा 501 देखा भैया, जाएगा, चलो। इतनी छूट नहीं है भैया, इतनी छूट नहीं है। क्या 501 तो लगेगा भैया, इतनी छूट नहीं है कि वो आप बीच में पाइप को बोल दो। वाइफ को? नहीं नहीं, हम फिर डेरा गए थे ना, मतलब वहां से रूम लिए हुए थे, तो फोन वहां कटने के किसको बाद। बोला था? पंडित ने वाइफ शादी ही करवाई थी या फिर कोई कोई ब्राह्मण आपका इंग्लिश बोलने वाला था? समझे नहीं दीदी, हम आप मतलब कि बोलना क्या चाह रहे हैं, भैया समझ नहीं आप पा रहे। आपकी धर्म पत्नी है कि वो पाइप है? वाइफ धर्म पत्नी है, हाँ, मतलब वाइफ है तो भैया समझे? 501 लगेगा। आप चौपाल में हैं। मतलब कि हमारा जब चौपाल में हो, यहाँ पे वो शब्द, मैं तो वो शब्द ही नहीं बोलूंगा, धर्म पत्नी वो बोलते हैं। जो आप बोले ना अभी, वो शब्द बोलोगे तो 501 लगेगा। अगर आपकी धर्म अच्छा पत्नी आके किसी दिन हैंडपंप बोलेगी तो उसका भी 501 लगेगा। तो यहाँ पे
पत्नी बोलना है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, बात नहीं। तो हमको अभी तो हम ज्वाइन किए ना भैया, अभी यहाँ का सारा कुछ नियम कानून हमको नहीं पता है ना। तो कभी जैसे ही 500 को बोलेंगे, जैसे ही बोलेंगे आपको ससुराल जाना पड़ेगा और जा करके उनको 501 रुपया देना पड़ जाएगा। अच्छा नहीं, तो अभी बचा दीजिए, इस बार अगले बार से दे दीजिए। एक बार के लिए माफ किया भैया, पहली बार हाँ है, चलो एक कोई बात नहीं। हाँ। जी भैया, फिर आप अपनी धर्म पत्नी को क्या बोले, अब आगे बात बताएं। हाँ तो हम तो उनके भैया का फोन आया था, तो हम बोले अजीत भैया फोन किए, क्योंकि ऐसा ऐसा बात है, यहाँ भी बच्चा को दिन रात हम अपने पैर में बैठा के जो सुई भुकवा रहे हैं वो हमसे नहीं अब हो रहा है। तो वो फिर थोड़ा मायूस हुई, फिर बोले चलिए जब भैया बोले तो देखते हैं। गोविंद का फिर बात हो गया, तो ये बोले थे कि आप बच्चे को लोग, हम पूछे कि भैया मतलब कैसे इलाज होगा, आप कैसे आपके पास पहुंचेंगे, तो बोले कि नहीं आप घर जाइए, आपका इलाज घर पे हम करेंगे, आप निश्चिंत हो, घर पहले पहुंचिए, इसके बाद हमको कॉल कीजिए। फिर घर आए, और नेक्स्ट घर आए रात में हम, नेक्स्ट बोलिए अब सब हमको चौपाल में जैसे जैसे बताए वैसे वैसे किए, तो आज तो रिजल्ट काफी अच्छा है। बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा। उस दिन भैया चौपाल में आप आए थे ना, तो दूसरी बातचीत चल रही थी, तो मुझे और हेमंत किशोर भैया को लग रहा था कि पहले भैया को क्यों नहीं लिया जा रहा, मतलब एक दिमाग में बात आ रही थी कि पहले भैया को क्यों नहीं लिया जा रहा, पहले भैया दूसरे को लोगों को क्यों ले रहे हैं, पहले उत्तम भैया को ले लें, उनके बच्चे की बात है, एक बार उनसे बात तो कर लें। हमें भैया दिमाग में चल रही थी, और मैंने गोविंद भैया को 2-3 बार मैसेज छोड़ दिया था कि भैया एक बार पहले आप उनको ले लो ना, तो भैया कह रहे थे बहन ले लूंगा मैं, अब चिंता मत करो। पर हमें भैया खुद को लग रहा था। ये चीज हम भी बताते हैं ना, हम सोच रहे हैं हमको बुला के चौपाल में बैठा लिए, कुछ बता है ही नहीं रहे, कहीं फंस तो नहीं गए, हमको कुछ लगा था दीदी ये चीज, फिर हमको बुलाए बताए, चलो। हमको भी लगा था कि पता नहीं क्या समझा रहे हैं, हमको बुला के बैठा भी लिए है, और बच्चा मेरा इधर सोया हुआ है एकदम, मतलब कुछ दवा हुआ कुछ उसमें चल नहीं रहा है, लेकिन फिर जब बुला के बताए एट ए टाइम हम भी सब कुछ स्टार्ट कर दिए। अब ठीक है जी, अब बस अब बोलना ही नहीं है, बस अब जो भी है बढ़िया है, चलिए जी बढ़िया। भैया, अब भैया अब तो आपको खुद को ही कॉन्फिडेंस आ गया है, आपको हम्म, विश्वास हो गया खुद को ही, अब तो बताने की बोलने की जरूरत ही नहीं रही। पर पहले दिन भी आपका चेहरा उतरा हुआ था, और होना भी होता ही है, माँ बाप हैं तो कॉमन सी बात है। हॉस्पिटल में ऐसे लगता है कि यहाँ तो इंजेक्शन है, यहाँ सुई है, यहाँ सब कुछ है, एट हाँ परसेंट कुछ हो जाएगा, वो दिमाग में चलता है भैया, इसमें कोई शक नहीं। पर जो बहादुरी आपने दिखाई वहां से निकलने की, वो भैया काबिलियत तारीफ थी। निकल गए तो अब भैया बच भी जाओगे, और आप खुद निकले हो, अब भैया दूसरों को निकालोगे। आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा हो जाएगा कि आप किसी और का बच्चा या माँ कोई भी होगी, क्योंकि मेरी माँ को भी भैया थोड़ा दिन पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो मैं आयुर्वेद को मानती हूँ, मैं गोविंद भैया के साथ 8-9 साल से हूँ। तो हमें पता है, मेरी बुआ का देहांत हुआ था कैंसर से, तो एकदम एकदम बहुत परेशान होके मरे थे जब देहांत हुआ था उनका, तो हमें पता था कि सिचुएशन वही होनी है। और भैया पुलिस में है, मैंने भैया को बोला कि भैया आप वो स्थिति करना चाहते हो या फिर आयुर्वेद अपनाना चाहते हो, तो भैया ने फटाक से कहा कि नहीं, हम आयुर्वेद में ही जाएंगे चाहे कुछ भी हो। तो परमात्मा की कृपा हुई, भैया का आशीर्वाद हुआ, और भैया ने आके माँ को देख के मैं दवाई लिख के गए थे, वो दिन आज का दिन भैया माँ को दोबारा परेशानी नहीं हुई, और माँ दोबारा हॉस्पिटल दिखाने ही नहीं गई कि मुझे है कि नहीं है। अब 75 साल उम्र हो गई है, कहते हैं जितना साल जीऊंगी, ये दवाइयों के सहारे जो गोविंद ने मुझे दी है मैं इसके सहारे जी लूंगी, पर मैं दोबारा हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। और माँ के चेहरे पे भी आप नहीं थे उस टाइम, चौपाल में रोज जुड़ते थे, तो एक अलग ही खुशी थी कि मैं जीत गई, कैंसर से मैं जीत गई वाली खुशी थी, अलग ही खुशी थी। अब भी भजन कीर्तन घर में होता रहता है, करते रहते हैं, तो कोई आता है, कोई कहता है माँ को कि मेरी दादी को हुआ था, वो 82 साल की उम्र थे, उन्होंने गर्भाशय निकलवा लिया था तो वो ठीक हो गए थे, तो माँ को ऐसे लगता है कि ये उठ के चली जाए। अगर कोई चीर फाड़ की बात भी पास बैठ के करता है ना, तो ऐसे लगता है कि ये उठ के चली जाए। और आयुर्वेद की कोई अगर बात करता है ना कि मैं आयुर्वेद से ठीक हो गया, मतलब चाहे जुकाम की बात करे, तो तब भी है ना माँ बहुत खुश होती है। और अगर गोविंद भैया की चर्चा चल जाए, माँ चुप ही नहीं होती कि एक ऐसा ऐसा भी है, दिल्ली में एक बेटा है, वो ऐसा ऐसा है, मतलब माँ चुप ही नहीं होते।
और भैया वो दिन आज का दिन है, शायद वो दिन था 31 तारीख थी भैया, आप 22 तारीख को आए थे, शायद 22 जून को आए थे भैया घर में, 22 हाँ जून का 22। दिन था भैया। और आज का दिन है, माँ एकदम स्वस्थ है, और फिर से भैया हॉस्पिटल ही नहीं गए। तो अब कोई और भी ऐसी समस्या बताते हैं तो माँ अपने वाली दवाइयां उठा उठा के लाते हैं। माँ अनपढ़ है, जानते नहीं भैया, पर माँ अपने वाली दवाइयां उठा उठा के लाते हैं। कोई थोड़ी सी भी समस्या बता दे कि मुझे है ना ब्लीडिंग की समस्या हो रही है, चाहे वो छोटी उम्र का है, माँ इतना नहीं जानती, पर भाग के आती है, अपनी दवाइयां ला के आती है कि बेटा मैंने ये खाई, मैं इससे ठीक होगी, तू भी हो जाएगी, ये खा ले। तो बहुत खुशी होती है भैया। सही बात। तो आप भी भैया वही कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा, आप भी दूसरों को ऐसे ही बताओगे खुश होके कि मेरे जैसे साथ भी कि ये घटना घटी थी। जैसे ये तो श्योर है कि मतलब जो हमको मिल गया उसको तो हम एलिफेंट में जाने नहीं देंगे, ये तो श्योर है, क्योंकि और अभी भैया तक जो जो है ना रसगुल्ला खा के जो टेस्ट बताए, जो एक तो रसगुल्ला कितना मीठा मीठा, कितना मीठा मीठा, उसके आगे कोई शब्द नहीं। जिसने खाया हो वो जुबान बताती है ना रस घोलता है। वही बात है भैया, जिसने अपने साथ अनुभव किया हो वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगा ना। जैसे अब रेखा दीदी बोलती है ना, तो रेखा दीदी स्टेज से निकली है, कैंसर से बाहर निकली है, तो वो कितना कॉन्फिडेंस के साथ बात करती है। वही भैया जिसने इस दौर से गुजर गया, वो ओवर कॉन्फिडेंस, उसमें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरे बेटे को मैंने ठीक कर लिया था। तो आप भी भैया वही हो जाओगे। बस आप लोग का दया रहेगा तो हम जाएंगे। नहीं भैया हो जाओगे, पक्का श्योर हो जाओगे। बस आप जो गोविंद भैया कहें वो मानते रहना भैया, बस चाहे कुछ एकदम भी हो जाए। कंटिन्यू है। दूसरी रास्ता मत चुनना अब। एकदम नहीं, एकदम उस दिन बोले तो दीदी कि हम प्लेटलेट के लिए, शायद हम प्लेटलेट मेरा बच्चा का बहुत कम था सर, 20 था, 20,000। तो हम मतलब कुछ सोचे ना समझे, हम बोले कि पहले प्लेटलेट चढ़ाते हैं। तो फिर इतने में अजीत भैया जो है हमारे बड़े साल है, वो रेखा दी को फोन किए कि ऐसे ऐसे है। तो वो बताए कि नहीं अभी रुक जाइए 10 मिनट, हम बात करवाते हैं, इसके बाद ही प्लेटलेट चढ़वाइएगा, जो भी होगा बोले गोविंद भैया वही कीजिएगा। तो फिर मेरी बात हुई, बोली कि नहीं नहीं चढ़वाना है। तो कुछ दवा दिए, बोले कि अभी कुछ नहीं चढ़वाना, जो हम दवा दे रहे हैं वो कीजिए। तो बच्चा तो फिर उस दिन बहुत मायूस, मतलब एकदम उठ ही नहीं रहा था बेड पे से। लेकिन नेक्स्ट डे कम से कम गोद में आना, खेल, थोड़ा बहुत एक्टिविटी उसका चेंज हुआ। हमने छोड़िए, अब कहीं नहीं जाना, जो भी जरूरत होगा कॉल करेंगे। अब अभी कोई डॉक्टर के पास प्लेटलेट भी नहीं करवाना हमको, अभी तक जी सब भैया, सही चल रहा अब है। आ करना बंद कर दिया ना, जैसे पहले आप कह रहे थे वो हाँ किर्रा जस्ट, रहा है। वो हाँ वो जो बुखार आता है तब करता है, ऐसे नहीं करता है। पहले ऐसे भी करते रहता था, लेकिन अब बुखार आता है ना, अब बुखार का रेशियो ये हो गया है कि पहले 4-5 घंटा में बुखार आता था, लेकिन अब जो है 6-7 घंटा में बुखार आता है। बढ़ गया समय। जी भैया, धीरे हाँ धीरे और आगे बढ़ सुबह जाएगा, सुबह ठीक हो जाएगा। जी भैया, बहुत बहुत सुबह धन्यवाद भैया, आपने बहुत हिम्मत दिखाई और बहुत अच्छा कार्य किया भैया। इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जीवन में भैया कभी कोई डिसीजन लेना पड़े तो इसी प्रकार से डिसीजन लेना, जैसे अब लिया ना फैसला, उसी प्रकार से लेना भैया। ये फैसले कभी हारते नहीं। आप लोग है ना पीछे से, तो फिर डरना क्या है। जी भैया। गोविंद भैया, जी चले तो थी मैं तो थोड़ा सीरियस कम होने पर भैया और सीरियस कम हो गया। चलिए कोई बात नहीं, सब प्रभु की इच्छा है, सब जी स्वस्थ भैया। होंगे, मस्त होंगे। हम लोगों को इस जीवन में वर्तमान के लिए और आने वालों के लिए, मतलब कहाँ इतिहास रचने हैं, इतिहास। भाई राजीव दीक्षित जी के चरणों में समर्पित है हम सभी का प्रयास कि स्वदेशी चिकित्सा, शून्य खर्च चिकित्सा पद्धति के माध्यम से कम खर्चे में असाध्य से असाध्य रोगों पे जीत हासिल करने का उद्देश्य ही, उसी का नाम है स्वस्थ समृद्ध परिवार। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास व्यक्ति आए, उन्होंने बोला कि क्या ये स्वस्थ समृद्ध परिवार संगठन है, संस्था है? मैंने कहा नहीं जी, अभी तो विचार है, ये विचार है। कौन नहीं चाहता कि मेरा परिवार स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे? तो जो चाहता है उसके लिए उसका खुद का अपना ही संगठन है, अपनी ही संस्था है। कम शब्दों में बाकी अच्छा चलते हैं, चौपाल में मोह माया बांटने का भी समय आया है। कुछ सवाल हैंड्रेस खड़े हो रहे थे, हैंड्रेस को ले लिया जाए या छोड़ दिया जाए,
आज मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? चलो छोड़ दिया जाए भैया, आज छोड़ दिया छोड़ जाए। दिया जाए। रात गुजर जाएगी, जिनके भी कोई तकलीफ है तो बाकी दिन गुजर गए तो रात भी गुजर जाएगी। और ना गुजरे तो याद कर लेना, फोन नंबर है 82 333 22 334, 99 581 48 111। ठीक है तो नहीं भैया, इतना सीरियस केस कोई नहीं है। चौपाल में रोज जुड़ता है तो कॉमन बात है, सीरियस है ही नहीं। एक इंग्लैंड से अमेरिका से फोन आ रहा है, जरा इनको सुन लो मेरे। जी भैया, हम इतने भैया वंदे मातरम हरे भैया, कृष्णा वंदे करें। मातरम भैया। हम चलते हैं अपने आखिरी पड़ाव की तरफ। सब अपना अपना माइक ऑन कर लें, गोविंद भैया अपना माइक ऑफ कर लें, और और हम चलते हैं एक हरे एक कृष्णा बात हरे कृष्णा। जी भैया। एक बात और कहना चाहूंगा भैया को कि आज जी भैया। इतने सारे लोग सुन रहे थे उनके बारे में, तो वो आज एक बार फिर से नजर जरूर उतरवा देंगे बच्चे जी की। भैया। जी भैया, बच्चे की नजर जरूर उतार देना भैया। हमें चिंता रहती है अपने परिवार की, ये बात सही कही। और नजर तो भैया रोज उतारते ही रहें, नजर रोज उतारते रहें, स्वाहा मंत्र रोज डालते रहें। स्वाहा मंत्र को भैया आप सिद्ध कर लें। सिद्ध करने की प्रक्रिया होती है, पीले रंग का कागज लें, लाल रंग का पेन लें, और उसके ऊपर एक बार स्वाहा लिखें और 3 बार बोलें। इस प्रकार से 108 बार लिखना है। एक भी आप स्वाहा मंत्र को कर लो, एक आप गम मंत्र को टन मंत्र को कर लो। टन मंत्र दर्द के लिए होता है, हर प्रकार के दर्द के लिए, तो आप बच्चे पे टन भी डालते रहना और स्वाहा भी डालते ही रहना भैया। और आप जब भी दवाई देते हो, अश्विना डाल के दिया करो भैया। अश्विना 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 डाल के दवाई दो बच्चे को, ठीक है। बाकी भैया आप मेरा नंबर लिख लेना, मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको संपूर्ण बताऊंगी मंत्र के बारे में, ताकि आप मेरा नंबर नोट कर लो भैया। फिर आपका बच्चा और ज्यादा अच्छा स्वस्थ होगा भैया, और रोज आप उसमें मंत्र डालते रहना। जी दीदी, नंबर बताइएगा। 82 333 भैया। 82 333 22 334। 22 334। जी भैया। 82 ठीक है ट्रिपल ठीक 3 22 334। ठीक है ठीक है। ठीक है, ठीक है भैया, मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी, तो आप फिर भैया थोड़ा और इजी हो जाएगा। जो कर रहे हैं वही करना है, पर थोड़ा सा इजी हो जाएगा भैया। जिस पेपर पे लिखेंगे वो पेपर को फोल्ड नहीं होना है, नहीं करना है। ये बात हाँ, ध्यान। मैं फोटो भेजूंगी भैया, जो मैंने कर ठीक रखे हैं मैं फोटो भेजूंगी, उसी प्रकार से करना है भैया, आराम से समझ जाएंगे। ठीक ठीक है। ठीक है ठीक। जी भैया। अब हम चलते हैं, गोविंद भैया का फोन कट गया है क्या, देख के आते हैं। गोविंद भैया का फोन है अमेरिका से। अमेरिका से फोन है, तो मेरे दादाजी पहले कहते थे, दादी माँ कहते थे, इतनी दूर से फोन है तो भाई 1 घंटा लगेगी। इसका मतलब है भैया तो 1 घंटा बिजी रहेंगे। हम चलते हैं आखिरी पड़ाव की तरफ। गोविंद भैया, आप इजाजत दे दें हमें 1 मिनट म्यूट करके, हम आखिरी पड़ाव की तरफ चले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चिड़िया उड़ाएं, तालियां बजाएं। गोविंद भैया मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मीरा चश्मा है। मित्तल दीदी, बालों को नजर लगवा के जाओगे क्या? कब खुला छोड़ा था इनको? चश्मा चश्मा हाँ पानी की। भैया मुझे दिखाई नहीं दे रहे भाई। भैया कहीं छुट तो छोड़ के तो भाग तो नहीं गए ना? कह रहे चश्मा पहनो, मेरा वाला दिखेगा देखिए। माइक बंद है। भैया भैया चौपाल छोड़ के भाग तो नहीं गए ना? ना है, बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं, सब कुछ ऑफ है। भैया कहते हैं मैं भी करूंगा, तो ठीक है भाई, फोन को कस आप के आएंगे। ये ले ले, एक हैंड्रेज है, उनसे बात कर ले दीदी। जी। हाँ। रीना बहन यमुनानगर, चाचा जी तैयार रहे हैं जवाब देने के लिए, ये आपके लिए वंदे पसंद है। मातरम। वंदे मातरम वंदे दीदी। मातरम दीदी। वंदे मातरम सभी को। दीदी मेरा बेटा है, उसको ना इन्फेक्शन हुआ लीवर में, और उसके प्लेटलेट भी कम है दीदी, उसके लिए कुछ बताओ। बेटे की उम्र 21 साल है। दीदी प्लेटलेट के लिए आपको ध्यान है, क्योंकि आप रोज चौपाल में जुड़ते हैं,
रोज चौपाल में जुड़ते हैं तो अब जैसे उत्तम भैया के माध्यम से ही भैया को भी 2 बार बताया गया, मैंने 2 बार सुन लिया, इसका मतलब आप भी रोज जुड़ते हैं, तो नहीं आप दीदी, बताएं क्या करोगे? मैं दीदी आज लेट जुड़ी क्योंकि मैं आज आज की बात नहीं है दीदी, मैंने तो चौपाल की बात की है कि आप क्या करोगे बेटे के लिए, पहले आप बताएं। रोज चौपाल में जुड़ते हो, रोज कुछ ना कुछ सीखते हो, आप क्या करना चाहते हो? आपने क्या सुना है इतने दिन में प्लेटलेट बढ़ाने के लिए? प्लेटलेट के लिए पपीते के पत्तों का रस है, ठीक है, और दीदी एक वो तांबे का बताते हैं, वो थोड़ा तो वो माइंड से बताते नहीं है दीदी, उसको करके पिलाना होता है, दीदी वो एक बताना बार नहीं है। बता दो, क्योंकि थोड़ा वो अभी भूली हुई हूँ बीच में से कि क्या करना होता है। कैसे, आपने क्या सुना दीदी, आप बताएं पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ। पानी में तांबे का कोई भी बर्तन डाल के उबालना। गलत बात। अच्छा। तांबे का कोई भी चीज लेनी है, उसको गैस के ऊपर गर्म करनी है, गर्म करके उसको पानी के अंदर डालना है, पानी 1 लीटर लेना है, फिर उसको दोबारा फिर से गर्म करना है, फिर उसको पानी में डुबो देना है, फिर गर्म करना है, इस प्रकार से 11 बार करना है उसको गर्म, गर्म अच्छा। ठंडा गर्म ठंडा 11 बार करके फिर वो पानी दिन भर में बच्चे को पिलाना है। ठीक है दीदी। और ठीक दीदी है, लीवर में इन्फेक्शन भी है उसके। लीवर में इंफेक्शन है तो दीदी भूमि आंवला का सेवन करवा दो, भूमि पुनर्नवा का रस का सेवन करवा दो, सांटा लगा हुआ होगा खेत में, उसका रस निकाल के पिला दो। और दीदी बेटे का जन्मदिन है, अभी सब आशीर्वाद भी दे दो। बेटे को हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिन की, और सभी का माइक ओपन कर दिया जा रहा है, सभी बच्चे को बधाइयां दे दें। ऑल अनम्यूट जी, सभी अपना अपना जन्मदिन माइक की ओपन ढेर कर सारी सकते हैं। बधाई। जन्मदिन की बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। बहुत बधाई बाबू। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और बेटे को बहुत बहुत जल्दी बधाई से हो। ठीक करे। बधाई। जन्म दिवस के अवसर पर जी 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 भैया जी भैया। हार्दिक हार्दिक बधाई। हाँ हाँ बस हार्दिक बधाई लोग दिए सऊदी अरब से। राधे 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 जी, अब हम चलते हैं आखिरी पड़ाव की तरफ। गोविंद भैया आ गए हैं या नहीं आए हैं, तो आते आ गया आ रहेंगे। गया आ गया, अभी अब अमेरिका ये काम गोविंद भैया का है। बहुत 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 धन्यवाद। अभी अभी तो देखा नु बधाई, बहुत 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 बधाई। भाग के आए हैं, डर गए ये हैं। गिलास बहुत छोटा था, नीचे निकल गया। भाई ऐसा है, जिनको भजन करना हो ना वही अपना माइक खोलें, और जिनको अपने घर की कहानी सुनानी हो तो कोई बात नहीं, मेरे फोन पे कर देना, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग होती है, कल चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। नहीं भैया, ऐसा कोई भी नहीं है, हम भाई बहन बहुत सुधरे हुए हैं, हम अपने घर की खिचड़ी घर में रखते हैं, यहाँ केवल हम शालीनता से पेश आते हैं और पेश आके चले जाते हैं। और हरे अभी कृष्णा। चलिए आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को अरे अभी अभी जो फोन आया, वो फोन आया था इसलिए कि मंजीत भाई की माता जी का शुगर 240 212 232 रह रहा था, तो उनका शुगर 112 हो गया 3 दिनों में, तो बहुत खुश बधाई हुए। हो। तो कह रहे थे कि मम्मी को एक बार फोन कर लेना, लेकिन वो शुगर की दवाई लेने से उनको घबराहट हो गई, जो कि मैंने उनको पहले ही भेजा था, क्योंकि उनको बारे में मालूम था कि उनको दिक्कत है, तो दूसरी दवा ले नहीं रहे थे और सिर्फ मधुनाशनी ले रहे थे, तो उससे क्या हुआ कि मुंह में सूखापन और घबराहट आ गई। पानी कम पी रहे होंगे भैया। हाँ, तो बाकी कोई बात नहीं, चलते हैं, बहुत बढ़िया। और बहुत बहुत करते बधाई हैं, हो गया। होम माया बहुत का बहुत समय बधाई आ हो। चुका है, भजन करें, भजन कीर्तन। और आप सभी से विनती, आप अपने अपने माइक को खोलें और भजन में साथ दें, ठीक है। दिल से सिर्फ 5 मिनट अपनी इतनी, मैं तो कहता हूँ कुछ मत करो, तो ताली इतनी बजाओ कि पसीने आ जाए। भैया जी, गोविंद भैया जी आप फोन पे थे भैया को बेटे को आशीर्वाद दो, आज बेटे का जन्मदिन है। अब जो अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा, अब तो हरि भजन हो रहा है। राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, हरे हरे राम
राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे हरे राम पूरी आई है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे
Hare Hare सत्यापति रामचंद्र की आज के सत्संग की जय मैं अपने माता पिता की जय आज के आनंद की जय वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं सुबह 4 बजे 5। मोह माया बांटा जाए। मिलते हैं इसी लिंक से सुबह 5 बजे, 11 बजे, 4 बजे, रात्रि 8 बजे चौपाल में। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद, जय भारत।